नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 12। श्री रवि बने जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, नहीं डिगे अपनी न्याय मार्ग यात्रा में। नीरज अपने वकालत के प्रैक्टिस में खुश नहीं थे। उनकी प्रैक्टिस कोई खास नहीं चल रही थी। अक्सर पिता से ही पैसे मांगते रहते थे। नियारा भी सोचती रहती थी और कहती भी रहती थी कि हाई कोर्ट के जज हो, सदा रहने वाले नहीं, कुछ और कर लेते तो हमारी बाकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरती। अभी क्या सारी उम्र अभाव की जिंदगी कटेगी। नीरज भी जब भी पिता से मिलते उन्हें ईमानदारी को तजांजलि देकर प्रैक्टिकल होने की सलाह देता रहता है। बेटी त्रिशा जब भी घर आती, श्री रवि अपनी समर्थता के अनुसार अपनी पुत्री और दामाद को उपहार देते रहते। उनका दामाद विवेक मना करता था और आभार जताता था। वो अपने फादर इन लॉ की ईमानदारी और वैल्यू सिस्टम से प्रभावित होता था। वो कभी कभी अपने फादर इन लॉ को अप्रिशिएट करता था। वो नीरज, त्रिशा और नियारा सबसे श्री रवि की तारीफ तो जरूर करता था, परंतु इन तीनों से ज्यादा तर्क नहीं करता था। श्री रवि अपने परिवार के लोगों से इस व्यवहार के आदी हो चुके थे। वो अपने आदर्श एवं वैल्यू सिस्टम में विश्वास रखते थे। समय चलता रहा। इसे तो चलते रहना होता ही है। लगभग 3 वर्ष के अंतराल में श्री रवि देश के सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। श्री रवि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज। कानपुर के बड़े बिजनेसमैन का एक बड़ा केस उनकी सिंगल जज बेंच में आया। केस में सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील की थी। सरकार ने राघव एंड कंपनी पर टैक्स चोरी और अनेक अनियमितताओं के कारण करोड़ों रुपए की पेनाल्टी लगाई थी। राघव एंड कंपनी के मालिक राघव राय कानपुर में ही रहते थे और उन्हें जानकारी थी कि एडवोकेट नीरज जो वहां प्रैक्टिस करते हैं, उनके पिता सुप्रीम कोर्ट जज हैं और उनका केस उनके सिंगल जज बेंच में चल रहा है। श्री रवि कभी भी घर में कोर्ट से जुड़े कोई बात नहीं करते थे और नहीं चाहते थे कि घर का सदस्य दखल अंदाजी करे। पहली हायरिंग के बाद राघव राय समझ गए थे उनका केस कमजोर है और उनके जीतने का चांस ना के बराबर है। राघव राय ने नीरज को अप्रोच किया और उनसे मदद के बदले अच्छा सा प्रलोभन दिया। नीरज अपने पिता का नेचर, ईमानदारी, वैल्यूज जानते थे, अतः उन्हें विश्वास था कि उनके पिता नहीं मानेंगे और उनका जजमेंट को प्रभावित करना नामुमकिन होगा। फिर भी राघव राय का प्रलोभन ऐसा था जो उन्हें चांस लेने का प्रयास करने को प्रेरित कर रहा था। नीरज ने राघव राय से कहा, मिस्टर राय, पापा मानेंगे संदेह है। राघव राय, मिस्टर नीरज, उम्मीद करता हूँ हमारा कार्य हो जाएगा। नीरज, जरूर जरूर, काम तो होना ही है। राघव राय, आपको खुश कर देंगे, आगे के लिए रिलेशन बनेगा। तुम होनहार हो, होनहार के चिकने पात। नीरज मुस्कुरा दिए। नीरज, राघव जी, मैं खुश करने का मतलब नहीं समझा। राघव राय, मतलब जो काम उनसे कराओ वो तो बता दिया, अलग से उसका बोनस भी। नीरज, रिस्की है, बहुत रिस्की है। राघव राय, रिस्की है तभी तो वजनी है। नीरज, वजनी मतलब भारी। राघव राय, भारी मतलब बड़ा सौदा, बड़ी राशि। नीरज, कभी किया नहीं, डर लगता है। राघव राय, इसमें डरने की क्या बात है, बात हमारे तुम्हारे बीच है, किसी को क्या पता चलेगा। नीरज, अगर चल गया पता तो। राघव राय, कैसे बच्चों जैसी बात करते हो नीरज, मर्द बनो। नीरज, हाँ, जब आप और बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। राघव राय, मन पक्का करो, कहो हाँ। नीरज, जी सर। राघव राय, तो डील पक्की। नीरज, पक्की ही समझो। राघव राय, समझो नहीं, करनी ही है। नीरज, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ। नीरज काफी समय से, या यूं कहे बचपन से ही अपने पिता की पोजीशन का फायदा पाने के पक्षधर थे, जिसमें उसकी बहन त्रिशा और मां नियारा हमेशा उनका साथ ही नहीं देती थी, अपितु स्वयं भी श्री रवि से क्रोध, याचना मनाने की भरसक कोशिश करती रहती थी, परंतु अपने इरादों में, प्रयासों में असफल रही थी। इस बार नीरज ये बड़ा और आकर्षित करने वाला राघव राय का करोड़ों कैश और दिल्ली में 4 बेडरूम का फ्लैट प्रलोभन में हिलोरे मारने के लिए और कल्पना मात्र उन्हें
ये स्वीकार करके अपने पिताजी श्री रवि से केस राघव राय के हक में फैसला प्रभावित करा लेने का मन बनाने में सफल होता लग रहा था। नीरज अब किसी भी प्रकार कुछ भी हो जाए अपनी बहन और माँ के साथ मिलकर पाने पिता श्री रवि से राघव राय केस का फैसला प्रभावित करके उनके हक में केस सेटल कराएगा और चाहे कुछ भी हो श्री रवि को मजबूर करेगा। उसने राघव राय को आश्वस्त कर दिया और उनके काम के लिए हामी भर ली। नीरज जानता था उसके पिता इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। वो किसी भी तरह का अपने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप या प्रभावित नहीं होंगे और नहीं मानेंगे। परंतु उसने अपने मन में ये संकल्प ले लिया, बहुत हो चुका, अब ये करके ही दम लेगा और राघव राय का प्रलोभन को स्वीकार करेगा। किस्मत से आया ऑफर गवाएगा नहीं। वो इसी प्रकार के लोभ में तल्लीन मन हो गया। उसने अपनी माँ नियारा, बहन त्रिशा से फोन पर बात किया और उन्हें भी अपनी स्कीम में साझेदारी बनाने का निश्चय किया। फोन पर नीरज, मम्मी एक बड़ा धांसू प्रपोजल आया है। नियारा, कोई लॉटरी वॉटरी का है क्या? नीरज, नहीं, हमारे इस प्रपोजल में पापा पर निर्भर है। नियारा, बताओ भी क्या खास है? नीरज, मम्मी यहाँ के बिजनेसमैन का पापा के पास केस है। नियारा, तेरे पापा को तू नहीं जानता, ना ही समझा। नीरज, मम्मी मैं त्रिशा से भी बात करता हूँ, वो भी आ जाएगी, पापा को मना लेंगे। नियारा, तू कहता है तो प्रयास करते हैं, लग तो आसान नहीं रहा। नीरज, मम्मी पहले ही नेगेटिव बात मत किया करो। नियारा, मैं तो सदा तेरे साथ रहती हूँ, यहाँ बात तेरे पापा की है, उन्हें मनाना टेढ़ी खीर है। नीरज, मम्मी मैं, आप और त्रिशा मिलकर प्रेशर डालना पड़ा तो डालेंगे, मनाना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा पापा को, बात करोड़ों की है। नियारा उत्सुकता से, क्या कहा? करोड़ों? क्या बेटा जैकपॉट लग रहा है क्या? नीरज, त्रिशा से बात कर रहा हूँ, वो आएगी, विवेक को इससे दूर रखते हैं। नियारा, कोशिश करेंगे मिलकर, ये काम किला जीतने से ज्यादा मुश्किल लग रहा है। नीरज अगले ही दिन श्री रवि अपने पिता के पास घर जाने का प्रोग्राम बनाया। त्रिशा भी पहुंच गई। उन्होंने त्रिशा के पति विवेक को अपनी इस स्कीम के बारे में कुछ नहीं बताया और शामिल नहीं किया अपने साथ। उन्हें विश्वास था कि विवेक साथ ही नहीं अपितु मुखालफत करेगा, बात बनने की नहीं, उल्टा मामला बिगड़ सकता है। अतः उन्होंने विवेक को दूर और अनजान ही रखा, इन्वॉल्व नहीं किया। योजना के अनुसार नीरज, त्रिशा अपने घर में अपनी मां नियारा से इस विषय पर लंबी मंत्रणा की। नीरज ने बताया, राघव राय का केस आया है पापा के बेंच में। राघव राय का प्रपोजल 5 करोड़ कैश और 4 BHK फ्लैट दिल्ली में। बहुत सही और अच्छा होगा अगर हम तीनों मिलकर पापा को मजबूर करें और ये डील पक्की करा लें। पापा हैं तो एडॉमेंट नेचर के और ईमानदारी के कूप मंडल। अब समय आ गया है, हम उनकी पोजीशन का इतना बढ़िया मौके का फायदा उठाएं। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें कौन पूछेगा और हमारे पास सरकारी सुविधाएं भी नहीं रहेंगी। तब क्या हम ठन ठन गोपाल करते रहेंगे? मेरी तो वकालत की प्रैक्टिस ना के बराबर चल रही है। ऐसे दमदार मौके बार बार तो आते नहीं। तीनों के मन में संकोच, श्री रवि का अतिवादी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, उनके ना मानने की डर ही नहीं अपितु अनेकों विचार आ जा रहे थे। परंतु कहते हैं, बड़े से बड़े लोगों का ऐसे अकस्मात बड़े प्रलोभन सामने आने पर मन डोल जाता है। उन्होंने मन कड़ा करके ये रिश्वत कांड करने का मन दृढ़ निश्चय कर लिया। उसी साय जैसा अक्सर दिनचर्या चलती थी, जज साहब अपने निश्चित समय पर घर आ गए और ड्राइंग रूम में बैठ गए। नियारा ने स्वयं चाय बनाकर इवनिंग रिफ्रेशमेंट बनाया और स्वयं लेकर आई। उन्होंने मेड को अवकाश दे दिया था। प्लानिंग के अनुसार नीरज भी, त्रिशा भी गुड इवनिंग पापा कहकर श्री रवि और नियारा के पास ड्राइंग रूम में बैठ गए। कुछ समय इधर उधर की स्वाभाविक बातें करते रहे। अब जब घर में वो चारों, श्री रवि, त्रिशा, नियारा और नीरज रह गए, ड्राइवर भी चला गया। नीरज ने माँ को इशारा किया और उन्हें राघव राय के केस और उनके दिए गए प्रलोभन की टॉपिक पर बात शुरू करने को प्रेरित किया। नियारा मन में प्रफुल्लित थी पर गहन शंका थी। श्री रवि के नाराजगी भरे रिएक्शन की। त्रिशा भी माँ के मन के भाव समझ रही थी।
फिर भी उनके तुरंत बात करने को शुरू करने की उत्सुकता मन में दबा नहीं पा रही थी। बात भी करनी ही थी। नियारा ने मन कड़ा करके कहना शुरू किया। नियारा ने श्री रवि को संबोधित करते हुए कहना शुरू की, आज हम आपसे एक अति सुंदर, मोहक और बड़े फायदे की बात करना चाहते हैं। आप ना नाराज हो, ना हमारे प्रपोजल को इग्नोर करें और ना ही रिफ्यूज करें। हम तीनों ने सारे प्रोस कॉन सोचकर आज आपसे स्वीकृति लेनी है। बाकी नीरज और त्रिशा मिलकर से एकीकृत कर लेंगे। आपको कोई खास नहीं करना पड़ेगा। श्री रवि कौतूहल से शंकित मन और अपने परिवार के सदस्यों को जानते हुए कुछ न कुछ खास खुराफात की आशा मन में लिए तीनों की ओर देखते हुए बोले, कहो क्या कहना चाहते हो? तुम तीनों एक साथ कहने सुनने वाले हो। श्री रवि का इस प्रकार उन्हें उत्साहित करते हुए उनको अपने प्रपोजल पर बात करने का और उत्साह मन में भर गया। खुश होते हुए नियारा ने नीरज का बताया हुआ रिश्वत का एक आसान और सेफ मौके का A to Z किस्सा की तरह अपने मन में लड्डू फूटते जैसे माहौल मानकर श्री रवि को प्रपोजल, जिसमें राघव राय ने 5 करोड़ कैश और 4 बेडरूम का एक दिल्ली में फ्लैट देने वाले हैं, बता दिया। त्रिशा, पापा ऐसी डील रोज रोज नहीं आती। पापा को अपनी ओर देखते ही त्रिशा कह तो गई पर सकपका भी गई। त्रिशा, पापा मेरा मतलब है। नियारा, देखो ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। नीरज, पापा ये तो शुरुआत है। श्री रवि चुपचाप पूरा विवरण नियारा से सुनते रहे, जिसमें नीरज और त्रिशा भी बीच बीच में उन्हें फायदे का सौदा बताते रहे। तीनों का प्रपोजल, उस पर श्री रवि की कोई प्रतिक्रिया नहीं। चुपचाप सुनते रहने से उन्हें लगने लगा था कि श्री रवि शायद नाराज नहीं होंगे, ना नहीं करेंगे। नीरज, त्रिशा, नियारा से ये सब करने कहने के बाद श्री रवि की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। श्री रवि को ना कुछ बोलना था और ना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप वहां से उठकर चले गए अपने स्टडी रूम में। तीनों अवाक रहकर देखते रहे। अब उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। श्री रवि का मौन, अपने मन में हाँ ना का द्वंद्व लिए नीरज ने माँ की ओर देखकर कहा, माँ क्या कहती हो? पापा मानेंगे? त्रिशा, जो अपने पिता के रिएक्शन को समझती थी, कहने लगी, नीरज, माँ पिताजी के मौन का आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे आशंका है पापा बहुत बड़ा बम्बार्ड करने वाले हैं। उनके गुस्से का सामना मैं नहीं कर पाऊंगी और पता चलने पर विवेक भी मुझे ही दोषी ठहराने लगेंगे, जबकि होगा कुछ नहीं, सारा मामला गुड़ गोबर होने वाला है। मैं पापा की फटकार जो मिलने वाली है, पति का सामना, सच्चाई से सामना कर पाने की मुझ में ना हिम्मत है और ना ही अब मन में कोई आशा। पापा एक दृढ़ इच्छाधारी, सीधे सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, जिन्हें ये आपका प्रलोभन डिगा नहीं पाएगा। वो अपने कर्तव्य से किसी भी प्रकार विचलित होने वाले इंसान नहीं हैं। वो एक आदर्शवादी और सच्चे इंसान हैं। कभी भी नहीं मानेंगे। वो रिश्वत लेना पाप समझते हैं। उन्हें पाप की ओर धकेलने में आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। पापा इसे अपने व्यक्तित्व के लिए पारिवारिक षड्यंत्र मानेंगे। मैं किसी प्रकार का रिस्क नहीं लूंगी, मुझे माफ करें। त्रिशा की बात सुनकर नियारा तो शांत रही, परंतु नीरज विफर पड़े और त्रिशा से कहा, मैं बेकार में तुझसे सहयोग की अपेक्षा की। तो है ही ऐसी, अवसर पर धोखा और साथ छोड़ बन जाती है ना सच्ची। तुझसे यही उम्मीद थी कि ऐसा करेगी। मैं फ्री में तुझसे सहयोग नहीं लेता, तुझे भी हिस्सा मिलता। मैं तुझे हिस्सा भी देने वाला था, पर तू तो गद्दार निकली। कैसी बहन है, ये तो मझधार में साथ छोड़ने वाली बात हो गई। नीरज अपनी बहन को भला बुरा कहता रहा, गुस्सा करता रहा। त्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, सॉरी, मैं साथ इसमें नहीं दे सकती, साथ नहीं दूंगी। मैं सुबह हैदराबाद जा रही हूँ। आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस। नियारा बोली कुछ नहीं, त्रिशा को भी कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी चुप्पी उसकी स्वीकृति थी। नीरज की बातों की हामी भरी। त्रिशा ने एक बार फिर सॉरी कहा और उठकर चल दी। नीरज, नियारा ने उसे रोका भी नहीं। त्रिशा के ड्राइंग रूम में जाने के बाद नीरज ने माँ से कहा, यह तो बड़ी कमजोर और गद्दार निकली।
मैं इसका अब कभी भी विश्वास नहीं करने वाला और ना ही अपने साथ किसी भी विषय में रखने वाला। आई बहुत अच्छी और ईमानदार बनने वाली। नीरज बहुत अधिक क्रोधित थे। अपनी बहन त्रिशा के इस प्रकार के प्रकरण और साथ छोड़कर जाने पर नीरज नियारा कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर नीरज ने माँ से पूछा, मम्मी आप अब अपनी बोलो, आप क्या करने वाली हो? मैदान छोड़कर भागने वाली या डटकर साथ देने वाली? त्रिशा की तरह पापा की पक्षधर या मेरा अंत तक साथ दोगी? नियारा ने कहा, नीरज जैसे तेरे पापा है ना, त्रिशा कहे तो ठीक रही थी, पर बेटा मैं तेरी माँ हर तरह से तेरे साथ हूँ और ये डील तो कराकर ही दम लेंगे। नियारा ने फिर कहा, मैं स्वयं भी यही सोचती हूँ, ये डील होनी ही चाहिए। बहुत हो गई ईमानदारी की नौकरी चाकरी, हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो लग्जरी चाहिए। श्री रवि अभी तक अपने स्टडी रूम में शांत बैठे थे और कुछ मनन करते रहे। उन्होंने शांत रहते हुए बिना कुछ डिस्कस किए डिनर किया और अपने शयन कक्ष में चले गए। बालकनी में चलते चलते वे सोच रहे थे कि नीरज और नियारा के साथ अब त्रिशा भी। ये परिवार में हो क्या रहा है? थोड़ी देर में नियारा ने आकर बताया, त्रिशा सुबह हैदराबाद वापस जा रही है। क्या मौन धारण ही रहेगा या बेटी जा रही है? उससे कुछ बात नहीं करोगी? नियारा ने उन्हें समझाते हुए कहा, त्रिशा को विदा करना है। त्रिशा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से चली गई। श्री रवि ने उसे शांत मन से विदाई देते हुए बस इतना कहा, त्रिशा तुम भी इनके साथ साथ। त्रिशा ने पापा से बस इतना कहा, नहीं पापा आई एम सॉरी। त्रिशा हैदराबाद चली गई। वहां पहुंचकर त्रिशा ने अपने पापा को फोन पर एक बार फिर सॉरी कहा और इस प्रकरण से अलग हो गई। श्री रवि ने त्रिशा से कहा, गॉड ब्लेस यू, और आशीर्वाद के साथ त्रिशा से कहा, तुम अपने पापा से इस प्रकार की आशा नहीं करना, प्रयत्न भी नहीं करना। वे अपने जीवन के आदर्शों और इंसानियत नहीं छोड़ सकते। उनका पूरा प्रयास रहेगा न्याय के साथ अन्याय नहीं हो। अपनी आत्मा को मारकर किसी भी अन्य का साथ ना उन्होंने कभी दिया है और ना कभी करेंगे। नीरज अभी भी श्री रवि को सहमत कराकर ये अवसर जाने नहीं देना चाहते थे और अपने पापा की न्याय प्रियता को जानते हुए भी ये आशा मन में लगाए हुए थे। वो और मम्मी मिलकर श्री रवि को मना कर राघव राय से रिश्वत लेकर रहेंगे। विडंबना देखिए, श्री रवि एक न्यायप्रिय, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कभी सच्चाई से न डिगने वाले जज और नीरज एवं नियारा भ्रष्ट नियत और भ्रष्ट प्रयास से उनके ही घर में इस घिनौने भ्रष्टाचारी के लिए प्रयत्नशील उनका पुत्र, उनकी पत्नी। आज श्री रवि का अवकाश था, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना था। श्री रवि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे तो साथ ही साथ श्री रवि ने नीरज और नियारा को भी साथ नाश्ता करने के लिए कहा और ऐसा लगा जैसे घर में सब कुछ सामान्य है। नीरज और नियारा ने भी साथ ही मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हुए नीरज से पूछा, कानपुर कब जा रहे हो? जवाब नियारा ने दिया, अभी नहीं, कुछ दिन रहेगा और आपसे अपनी बात मनवाकर ही रहेगा। नीरज ने पापा की ओर देखे बिना कहा, पापा अगर आपने मेरा ये सुझाव नहीं माना तो मैं आपसे अपना नाता रिश्ता सब तोड़कर चला जाऊंगा और आपके पास कभी भी नहीं आऊंगा। बीच में नियारा ने भी अपना पक्ष कठोर करते हुए कहा, जज साहब आपने हम लोगों की सलाह कभी नहीं मानी और घर का जो ढर्रा है वो आपके मुताबिक चलता आ रहा है। आपकी हठ धर्मीयता है, कोई ईमानदारी नहीं। आप अपनी जिद से हमेशा मेरा और मेरे बच्चों का नहीं सोचा कि इन्हें भी लग्जरी लाइफ की जरूरत है। हमसे अच्छे तो जिला न्यायालय के वकील ही हैं। आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज होने का हमें क्या फायदा मिला? हमेशा कठिन कठोर जीवन जिया है हमने आपके साथ, अब और नहीं हो सकता। हमारी बात मानकर श्री राघव राय का मामला उनके फेवर में सेटल करके उनके द्वारा दिया गया प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। श्री रवि चुपचाप नाश्ता करते रहे, बोला कुछ नहीं। नीरज अपनी बात को बढ़ाते हुए आगे श्री रवि के मौन से उत्साहित होते हुए ये सोचकर कि लगता है मम्मी और उसके प्रयास सफल हो सकते हैं, श्री रवि से संबोधन करते हुए बोला, पापा आपको सोचना चाहिए, आप अपनी सर्विस के अंतिम वर्षों में हैं। अभी तो पोस्ट की सरकारी सुविधाएं हैं,
रिटायर होकर आप फिर क्या? मैं सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज हूँ। करते रहना, तुम्हें कौन पूछेगा तब। हम कुछ और क्या कहें? आपको श्री राघव का मामला तो निपटाना ही है। वो हारे तो तुम्हें क्या मिलेगा, और वो जीत गए तो हमें क्या नहीं मिलेगा। माला माल होने का दरवाजा खुलेगा। बस 2-4 ऐसे केस कर लिए तो लाइफ हमारी और आपकी भी सेट हो जाएगी। इसी तरह के तर्क वितर्क नीरज और नियारा करते रहे और श्री रवि को रिश्वत का ये बड़ा मौका न गंवाने का मौका कहकर श्री रवि से हाँ की उम्मीद में बढ़ चढ़कर साम दाम दंड भेद सारे फॉर्मूले लगाते लगाते श्री रवि की ओर देखकर अपने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की जिरह करते रहे। नियारा नीरज श्री रवि की ओर आशा के साथ देखकर उनके रिएक्शन और हाँ का इंतजार में श्री रवि की ओर देखने लगे। श्री रवि नियारा और नीरज की ओर देखकर बोले, आप मेरे बेटे नीरज, मेरी वाइफ नियारा, आपने जो कहना था और मैंने जो सुनना था सुन लिया। बस अब और नहीं। अब मेरा निर्णय सुनो। नहीं नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। करना तो दूर, मैं ऐसा सोचता भी नहीं। नीरज नियारा आप भी सुन लें और नोट कर लें। मैं आगे से आप ही क्या, कोई भी इस प्रकार का प्रयास भी करेगा, उसके लिए मेरे घर में क्या, मेरे मन में भी स्थान नहीं रहेगा। सन्नाटा, चिंतन, ठहराव। वे कुछ पलों के बाद बिना कुछ कहे नीरज और नियारा खिन्न मन से उठकर जाने लगे तो श्री रवि नीरज से बोले, नीरज, मेरी सलाह है तुम्हें, तुम इन खुराफातों से बाज आए और अपनी वकालत में ध्यान लगाकर आगे बढ़े। पत्नी नियारा से इतना ही कहा। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। कुछ देर बाद श्री रवि, नियारा, ये क्या हो रहा है घर में? नियारा, क्या हो रहा है? मैं समझी नहीं। श्री रवि, जानकर अनजान बन रही हो? नियारा, साफ साफ कहो। श्री रवि, तुम मुझे जानते हुए भी नीरज की गलत बातों को पुश कर रही हो। नियारा, इसमें गलत क्या है, सब करते हैं। श्री रवि, अगर ऐसा सब लोग करते हैं, नहीं करते हैं, करें, मैं नहीं कर सकता। नियारा, तुम क्या कर सकते हो? श्री रवि, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। नियारा, आप हमेशा हमें चुप करा देते हैं, एक भी नहीं सुनते, एक भी नहीं मानते। नीरज, पापा डिटेक्टर की तरह बात करते हैं, हमारी तो क्या मम्मी की भी नहीं सुनते। श्री रवि, तुम मुझ पर अपनी गलत मर्जी नहीं थोप सकते, कह दिया सो कह दिया। नीरज, पापा क्या घर को कोर्ट बना रहे हो? श्री रवि, क्या कहा? बिना सिर पैर की बात क्यों करते हो भाई? नियारा, ये आपकी मनमर्जी नहीं चल सकती, हमेशा गुस्सा करके फेम दबा देते हो। पत्नी हो तुम्हारी, चपरासी नहीं। श्री रवि, नीरज, तुम भी सुन लो, अब कोई भी मुझे ईमानदारी के रास्ते से हटा नहीं सकता। मैं किसी भी हालत में किसी से भी बेईमानी मान नहीं सकता। नीरज, पापा, आपने हमारी सुनी कब, मानी कब? नियारा, इससे कोई आशा कर सकते हैं? ये सबसे अनोखे हैं, इन्हें तमगे मिलने वाले हैं ईमानदारी और सच्चाई के लिए, पर इनसे पेट नहीं भरता, लग्जरी नहीं मिलता। नीरज, मम्मी सही कह रही हैं। नियारा, अब क्या कहना क्या सुनना? गुस्से से वहां से चली गई। नीरज, पापा, ये आपका आचरण क्या घर में सही है? किसी की तो सुनो, किसी की तो मानो, वरना ऐसे ही रह जाना है। गुस्से में वो भी चला जाता है। तीनों, श्री रवि, नियारा और नीरज, उस समय तो अलग अलग जाकर शांत हो गए, परंतु नीरज का मन अभी भी हार नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था यदि मैं और मम्मी होशियारी से मिलकर और प्रयास करेंगे तो पापा को मनाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ नियारा के मन में चल रहा था। उसे भी यही लग रहा था, श्री रवि बेकार की जिद पर अड़े हैं। उन्हें रोज रोज के लिए थोड़े ही हम कह रहे हैं, बस एक आध अच्छा मौका और हम सबकी पौं बाहर। उन्हें ये ईमानदारी की रट लगाए नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएं और हमारा काम बन जाएगा। किसे पता चलता है? नियारा के मन में हाँ होना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं मानेंगे, नहीं हो पाएगा की कश्मकश चल रही थी। इसी मन में उधेड़ बुन की तरह तर्क वितर्क या यूं कहें तर्क कुतर्क चल रहे थे। नियारा मन में निश्चय करके हमें ये इतना अच्छा अवसर जाने नहीं देना है। लक्ष्मी खुद चल कर आ रही है,
उसका स्वागत न करके उसे जाने दें। यही तो हमारे मिस्टर श्री रवि कह रहे हैं, पर हम नीरज मिलकर अवसर को जाने ना देंगे। ऐसा मन में विचार और निश्चय करके नियारा कैसे करूंगा ये सब सोचते कब उनको दिन में ही नींद लग गई, पता ही नहीं चला। यहाँ अब नियारा स्वप्न में उसके मन में जैसा था, जैसा सपना नीरज ने दिखाया था, वो कुछ वैसा ही अब वो अपनी नींद में देख रही थी। राघव राय अपनी लंबी सी चमचमाती कार में उसके सरकारी बंगले के सामने उतरते हैं। उन्हें मेन गेट पर जाकर नीरज अंदर लाते हैं। पीछे पीछे राघव का ड्राइवर और अंगरक्षक 3-4 सूटकेस और एक सुंदर सा ब्रीफकेस लेकर उतरकर बंगले के ड्राइंग रूम में आ गए हैं। नीरज अब उन्हें अपनी मां नियारा को पुकार कर कह रहे हैं, अरे मम्मी जल्दी आओ, ये देखो कौन आया है। नियारा आकर राघव राय से सोफे पर बैठने के लिए कहती है। राघव राय धन्यवाद कहकर बैठ जाते हैं। उनके ड्राइवर और अंगरक्षक ब्रीफकेस और सूटकेस छोड़कर चले जाते हैं। नीरज माँ से राघव राय का परिचय कराते हैं। मम्मी, ये हैं मिस्टर राघव राय, कानपुर के बिजनेस टाइकून, जिनके विषय में मैंने आपको बताया था। राघव राय की ओर इंगित होकर, सर ये है मेरी मम्मी मिसेस नियारा बचान। माँ नियारा अभिवादन का जवाब अभिवादन से देती हैं। नीरज बहुत प्रफुल्लित दिख रहा है। माँ से कहता है, मम्मी इन्हीं का मैटर हम डिस्कस कर रहे थे। आज ये स्वयं चलकर हम लोगों के लिए सौगात लाए हैं। प्रसन्नता छुपाए नहीं छुप रही नियारा की भी। राघव राय कहते हैं, इन सूटकेस में जो मैं आपके लिए लाया हूँ 10 करोड़ कैश है और ये जो ब्रीफकेस हैं उसमें राजधानी के पोश इलाके रामबाग में 5 BHK ढिलकस फ्लैट पेंट हाउस के पेपर हैं और साथ भाभी जी आपके लिए डायमंड हार, नीरज के लिए डायमंड रिंग। नीरज सूटकेस और ब्रीफकेस खोलने पर ये सब देखकर विस्मित हो जाता है और नियारा से कहता है, मम्मी आप खुश हैं? नियारा तो ये सब देखकर पहले ही फूली नहीं समा रही थी। अभी ये चल ही रहा था कि राघव राय ने औपचारिक रूप से पूछा, आपको पसंद आया ये सब? नीरज और नियारा ने एक साथ कहा, बेशक, अति उत्तम, अति सुंदर। राघव राय अब नीरज से पूछते हैं, आपके पापा माननीय श्री रवि जी से तो आपकी बात हो ही गई होगी, वो कहाँ हैं अभी? नीरज बोल ही रहा था कि उसके पापा श्री रवि जी अभी कोर्ट से आने ही वाले हैं। अभी वो ये कह ही रहे थे कि श्री रवि तमतमाते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। उन्होंने बंगले के बाहर श्री रवि की कार देख लिया था और आकर अब ये सब भी देख लिया था। कुछ भी कहने से पहले उनका श्री रवि जी का माथा ठनका। मेरा बेटा और पत्नी तो ये कांड करने जा रहे हैं। अच्छा है मैं समय रहते पहुंच गया। उन्होंने नीरज, नियारा, राघव राय तीनों से कहा, मैं कुछ कहूँ जो आपको अच्छा ना लगे। राघव राय, आप ये सब समेटिए और यहाँ से तुरंत निकल जाइए बिना समय गवाए, वरना मुझे पुलिस बुलाकर आप सबको गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। मन धक रह गया तीनों का और अपने इस दिव्य स्वप्न नियारा के मुंह से निकला, माफ कर दीजिए। नियारा ये स्वप्न देख रही, आंख खुली तो मन डरा, कहीं ऐसा होता तो क्या होता। कुछ देर तक नियारा अपने आप को संयम के साथ व्यवस्थित किया, फिर उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उधर नीरज पापा जी से नाराज होकर अपने कमरे में आ गया था और राघव राय वाले प्रलोभन को न छोड़ पाने के लिए आतुर था। श्री रवि मान नहीं रहे, उसकी बहन त्रिशा ने साथ नहीं दिया। इस सबसे बैक आउट कर चुकी थी। अपनी बहन त्रिशा और बहनोई विवेक से अब तो किसी प्रकार के साथ या सहायता की आशा नहीं रही थी। उसे उसकी मां नियारा अब तक पूरा सहयोग और साथ दे रही थी। अभी तक उसके पापा की अनुमति तो क्या, उनकी ना, उनके गुस्से से नीरज को ना ही लग रहा था, परंतु मन है कि मानता नहीं, द्वंद्व चल रहा था। नीरज इसे गॉड गिफ्ट मानकर इस अवसर और प्रलोभन को जाने नहीं देना चाहता था। पापा को मानना ही पड़ेगा। बार बार अपने आप को स्थिर मन करने का प्रयास कर रहा था। वो निरंतर यही सोच रहा था, कैसे करें, क्या करें, पापा मान जाएं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।